हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन GK Hub CGPSC की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भारत के भूगोल की जो मैराथन क्लास चल रही थी उसका सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। भाग 1 इसका पूरा हो चुका है, भाग 2 में हम कंप्लीट इसको पूरा कर लेंगे। बस आप लोगों से यही कहना है कि वीडियो को जितना हो सकता है आप ऑनलाइन देखिए, डाउनलोड उसको क्योंकि आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें व्यूज़ नहीं आते और वॉच आवर नहीं आता। तो आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर समस्या होती है कि वॉच आवर और जब व्यूज़ नहीं आते तो यूट्यूब उसको उतना फैलाने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड ना कीजिए। मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन को डिसेबल नहीं कर सकता क्योंकि उसमें यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर अपने वीडियोस को डाउनलोड वाले ऑप्शंस को नहीं हटा सकते। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज़ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सकता है ऑनलाइन देख लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ, अभी रात में तकरीबन 11 बज रहे हैं, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो केवल इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को डाउनलोड ना करके आप ऑनलाइन उसको देखिए। मैं एक बार आपसे और रिक्वेस्ट किया था, बट वीडियोज़ के लिए मेरे पास कई सारे मैसेजेस आते हैं लेकिन व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कई से बात किया तो उनका भी ये कहना था कि वो वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, तो इतना मत कीजिए, इतना रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम भारतीय भूगोल की मैराथन वाली सीरीज़ को सेकंड पोर्शन को देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। यकीन मानिए यूपीएससी का भी अगर कोई भी क्वेश्चन आया होगा, यूपीपीएससीएस या यूपीएससी से रिलेटेड, आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आपसे हर एक चीज़ बनेगा। ठीक है, पूरा डिटेल होगा। इससे बाहर ना तो कोई भी पीएससी में और व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम से में इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। इससे पुराने वाली क्लास में हम भारत के पूरे इस वाले पोर्शन को देख लिए थे, अर्थात ग्लोब में कहाँ पर उष्ण कटिबंध होगा, शीतोष्ण होगा, शीत कटिबंध कैसे क्या बोला जाएगा, सब देख लिए थे। ठीक है, और इसमें भी इसको आज हम थोड़ा सा 2 मिनट इसको देखेंगे, उसके बाद आगे की क्लास को करेंगे। हम देख रहे हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहला रहा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहला रहा है। ठीक है, और भारत जो है कर्क रेखा, ये पढ़ चुके हैं पुरानी क्लास में। कर्क रेखा भारत को 20 से इक्वल भागों से डिवाइड करती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, मतलब देखा जाए तो भारत का ये वाला हिस्सा कर्क रेखा से लेकर ये नीचे तक का हिस्सा क्या कहलाना चाहिए, ये कहलाना चाहिए उष्ण कटिबंधीय कहलाना चाहिए। अर्थात भारत का ये वाला क्षेत्र जो, अगर आप विश्व की बात करेंगे तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक की जलवायु कैसी होगी, पूरी की पूरी गर्म जलवायु होगी, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही है। तो कर्क से मकर रेखा तक, तो यही वाला कर्क से नीचे वाले जलवायु हमारे भारत की क्या होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और कर्क रेखा से ऊपर यहाँ पर आर्कटिक वृत्त है और ये वाला है अंटार्कटिक वृत्त है। तो कर्क रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाना चाहिए शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या कहलाना चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, मतलब ठंड से यहाँ पर गर्म होगा और इसके कर्क रेखा से ऊपर कुछ मात्रा में क्या होगी, वहाँ पर ठंडी होगी। ठीक, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र ठंडा होगा। लेकिन आपके इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है हिमालय। यहाँ पर क्या है, हिमालय। तो हिमालय क्या करती है, उत्तर से आने वाली हवाओं को, उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोक देती है। ठीक है, ये देखिए भारत में प्रवेश करने से रोक देती है। तो अगर ये ठंडी हवाएं अगर भारत में ही प्रवेश नहीं हो रही है तो ये वाला क्षेत्र भी कैसा बना रहता है, गर्म बना रहेगा। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए भारत का उत्तरी क्षेत्र भी शीतोष्ण कटिबंध में आने के कारण भी ये वाला क्षेत्र गर्म बना रहता है। इसलिए भारत का पूरे क्षेत्र कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। समझ रहे हो। तो भारत की जलवायु कैसी है, अगर क्वेश्चन आए तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो क्वेश्चन कभी आया, अगर मेंस में पूछा जाए कि भारत का आधा हिस्सा, उत्तरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी हिस्सा शीत कटिबंध में उष्ण कटिबंध में आने के बावजूद भी भारत एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है, समझाइए। अगर क्वेश्चन आए तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है हिमालय। ठीक, हिमालय भारत में आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोक देता है, समझ रहे हैं। इसीलिए भारत का उत्तरी क्षेत्र भी गर्म बना रहता है। लेकिन भारत के देखिए ऊपर वाले क्षेत्र में हिमालय तो यहाँ पर है ना, हिमालय यहाँ पर है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ये वाला क्षेत्र, ये तो ठंडा है ना, ये वाला प्रदेश, क्योंकि हिमालय नीचे है लेकिन ठंडी हवा यहाँ तो आ रही है, इसलिए ये वाला क्षेत्र याद रखिएगा सबसे ठंडा होता है, ये वाला क्षेत्र भारत का। समझ आ रहा है। और इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये वाला स्थान, अगर आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये वाला है पीओके,
और ये मतलब LOC है और ये क्या है LAC है। तो यहाँ और ये क्या है जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा, इसका नाम है द्रास। इसलिए द्रास जो है भारत का, याद रखिएगा, सबसे ठंडा स्थान है द्रास। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर दे तो लद्दाख है, लेकिन स्थान की बात कर दे तो द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान है। और ये आता है शीत कटिबंध में, ये शीत कटिबंध में आता है, जो कि सबसे ठंडा, अर्थात जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे याद रखिएगा जो टेम्परेचर है वो भी कम होते जाएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो क्या होते जाता है, कम होगा। तो ये जो है लद्दाख वाला क्षेत्र वैसे भी पर्वतीय क्षेत्र है और उसके अलावा यहाँ पर ये ठंडी हवाएं भी आ रही है, इसलिए भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, द्रास है, याद रखना है। तो इतना बताने का मतलब यही है कि UPSC का एक क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ये था, क्या समूचा भारत या पूरा का पूरा भारत, संपूर्ण भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। अगर क्वेश्चन आ जाए जलवायु के अंतर्गत आता है तो क्या ये सही है या गलत है। यहाँ पर बोला गया है कि क्या समूचा अर्थात पूरा का पूरा संपूर्ण भारत क्या उष्णकटिबंधीय जोन के अंतर्गत, जलवायु के अंतर्गत आ रहा है क्या। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, समूचा भारत अर्थात पूरा का पूरा संपूर्ण भारत। तो देखिए, अभी मैं आपको बताया ये वाला क्षेत्र तो उष्णकटिबंध में नहीं आता क्योंकि ठंड है। इस वाले क्षेत्र में उत्तराखंड वाले, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी तो ठंड है। तो ये वाले क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए जो ये लाइन लिखा है कि समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये गलत है। ठीक, भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु या क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये सही है, लेकिन समूचा भारत इसके अंतर्गत आता है ये गलत है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट ये करना है कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, लेकिन भारत के उत्तरी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र है, उत्तराखंड, ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए समूचा भारत या संपूर्ण भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या जलवायु के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम डिटेल में पूरा देखेंगे कि आगे भारत एक उपमहाद्वीप है, भारत एक प्रायद्वीप है, कैसे है, सार्क देश क्या है, भारत के पड़ोसी देश, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, और उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं हमारे भारत के राज्य, वो कौन कौन से, सभी को आज हम डिटेल में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल। हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, इसमें कितने देश शामिल है, इसको सबको देखते हैं। तो देखते रहिए, आज से लगभग इसको समझते जाइएगा और नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाते जाइए। आज से लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व, आज से लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व या अरबों वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, भारत या बोल सकते हैं विश्व जो है पूरा के पूरे एक केंद्र पर था। पूरा का पूरा जो धरातल है, धरातल वो पूरे के पूरे एक केंद्र पर था, कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, ये एक्चुअल में है ये धरातल जो आप देखते हैं अभी वर्तमान में, भूस्थलीय क्षेत्र वो कौन से था, पूरा का पूरा केंद्र पर स्थित था, और इसके चारों तरफ हुआ करते थे समुद्र। इसको चारों तरफ क्या थे, पूरे के पूरे समुद्री क्षेत्र थे। तो इसी समुद्री क्षेत्र को कहा जाता था पेंथालासा। क्या बोलते थे इसको, पेंथालासा। और इसको जो बोल सकते हैं मैदानी क्षेत्र है, इसको कहा जाता था पेंजिया। इसको क्या बोलेंगे, पेंजिया। ठीक, इसको क्या बोल रहे थे, पेंथालासा समुद्री क्षेत्र को, और मैदानी क्षेत्र को क्या बोला जाता था, पेंजिया। कुछ ऐसी धरातलीय क्रियाएं हुई जिससे जो पेंजिया है वो दो भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड हो गया। ठीक, जो पेंजिया है वो दो इक्वल भागों में डिवाइड हो गया, और कुछ इस प्रकार से ऐसे बन गया, संरचना हो गया। दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार से संरचना हो गई। और जैसे ये दो भागों में डिवाइड हुआ तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा गया, जो ये वाला है इसको कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया इसको, अंगारा लैंड कहा गया। और इसी का एक और नाम दे दिया गया यूरेशिया। भी पता चल जाएगा यूरेशिया क्यों नाम दिया गया है। ठीक है, इसके एक अन्य नाम क्या दे दिया गया, यूरेशिया। और जो नीचे वाला हिस्सा जो टूटा था उसका नाम दे दिया गया गोंडवाना लैंड। नाम क्या दे दिया गया, गोंडवाना लैंड। या इसी का नाम और दे दिया गया जम्बू द्वीप।
गोंडवाना लैंड, या इसी को कहा जाता है जम्बूद्वीप। और चारों तरफ अभी भी क्या है, पूरे के पूरे समुद्री क्षेत्र हैं, तो इसको अभी भी क्या कहा जाएगा, ये अभी भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पेंथालासा। और यही पेंथालासा आगे चलकर कहलाया टेथिस सागर। ठीक है, यही आगे चलकर क्या कहलाया, टेथिस सागर। अब फिर से कुछ ऐसी क्रियाएं हुई जिससे ये जो है अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड ये अलग अलग, आई मीन अंगारा लैंड उत्तर की ओर जाने लगा और गोंडवाना लैंड जो है वो दक्षिण की ओर आने लगा। फिर से कुछ ऐसी क्रियाएं हुई जिससे जो अंगारा लैंड है वो उत्तर की ओर आ गया और गोंडवाना लैंड है वो कहाँ पर, इस प्रकार नीचे की ओर आ गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या अभी भी क्या कहलाया, ये कहलाया अंगारा लैंड। और इसके नीचे वाला हिस्सा कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, वो क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, ये क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। और अभी भी जो बीच में ये समुद्र है, अभी भी बीच में जो समुद्र था ये कहलाया, याद रखिएगा, टेथिस सागर। ये क्या कहलाया, टेथिस सागर। और इसी टेथिस सागर से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। पूरा डिटेल में बाद में देखेंगे हिमालय वाले चैप्टर में, समझ रहे हो। तो आज से लगभग करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व जो पृथ्वी है वो एक केंद्र पर सीमित था, बोल सकते हैं। एक जो स्थलीय क्षेत्र है वो केंद्र पर सीमित था जिसको पेंजिया कहा जाता था, और चारों तरफ समुद्री क्षेत्र थे जिसको पेंथालासा कहा जाएगा। ऐसी धरातलीय क्रियाएं हुई जिससे पेंजिया वो है 2 भागों में डिवाइड हो गया और उत्तरी वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड या यूरेशिया और दक्षिणी हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड या जम्बूद्वीप। फिर से कुछ ऐसी क्रियाएं हुई जिससे ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, ये अंगारा लैंड जो है वो 2 भागों में कई भागों में डिवाइड हो गया। ये जो है ये क्या कहलाया, अंगारा लैंड था, ये है आपका ये पृथ्वी है। अब अंगारा लैंड जो है ये कई भागों में डिवाइड हो गया, कुछ इस प्रकार ऐसे। ठीक है, इस प्रकार कई अलग अलग हिस्से में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये कुछ इस प्रकार से। और ये हिस्सा जो अलग हुआ है ये कहलाया उत्तरी अमेरिका। ये क्या कहलाया, उत्तरी अमेरिका कहलाया, यूएसए। ये वाला हिस्सा कहलाया है, ये कहलाया यूरोप। ये क्या कहलाया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये क्या कहलाया, यूरोप महाद्वीप, और ये कहलाया एशिया महाद्वीप। ये क्या है, एशिया महाद्वीप। तो अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बने हैं, अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप। और वैसे ही गोंडवाना लैंड से, इस प्रकार गोंडवाना लैंड से फिर से कुछ ऐसी धरातलीय क्रिया जिससे इससे हुई, अलग अलग हुए, वैसे इसमें हुआ। और ये कुछ इस प्रकार से आकर, ये जैसे भी बने आप समझ लीजिएगा, ये कुछ ऐसे आया और कुछ इस प्रकार ऐसे टूट गया। ठीक, और यहाँ पर क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, और ये वाला हिस्सा क्या है, अंटार्कटिक है, समझ रहे हो। तो इससे टूटकर, गोंडवाना लैंड से टूटकर 4 नए महाद्वीप बने और इस महाद्वीप का नाम था दक्षिणी अमेरिका। इसका नाम क्या था, दक्षिणी अमेरिका। इसका नाम क्या था, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। इसका नाम क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये वाला नाम क्या पड़ गया इसका, ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और इसका नाम है अंटार्कटिक महाद्वीप। नाम क्या है, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो गोंडवाना लैंड से टूटकर 4 नए महाद्वीप बने, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। और वर्तमान में देखते हैं आप, वर्तमान में पूरे विश्व में केवल और केवल 7 महाद्वीप है, और यही है जिसमें से 3 उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बने हैं गोंडवाना लैंड से। और चूंकि गोंडवाना लैंड में 2 महाद्वीप आते हैं, यूरोप और एशिया, और दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, यूरेशिया। इसीलिए दोनों के दोनों यूरोप और एशिया किससे बने हैं, अंगारा लैंड से बने हैं। इसलिए अंगारा लैंड का एक अन्य नाम है यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया लैंड, समझ रहे हो। तो ये आपका देखते रहे। अब मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ केवल अफ्रीका महाद्वीप की। तो यहाँ से आप देखिए, ये वाला हिस्सा है, मान लो अफ्रीका महाद्वीप, कुछ ऐसे, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ पर एक, ये अफ्रीका महाद्वीप पहले ऐसे नहीं था, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको ये वाले हिस्से को मिटा रहा हूँ। अफ्रीका महाद्वीप से पहले एक स्थान जुड़ा हुआ था, जो वर्तमान में आप देखेंगे कि वर्तमान में कौन सा देश है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करते हैं, केवल मैं बना रहा हूँ अफ्रीका भी, कुछ इस प्रकार मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये मान लो कुछ ऐसे है। तो यहाँ पर एक अलग से ये कुछ इस प्रकार से निकला हुआ था, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे ये इस प्रकार से था। और यहाँ पर
जो स्थान है ये फिर से क्या हो गया, जो अफ्रीका देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे था, अफ्रीका ऐसे, और ये वाला जो स्थान है फिर से क्या हो गया, अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया। और अलग हुआ तो जैसे ही अलग हुआ यहाँ पर, तो ये वाला जो स्थान है अब अफ्रीका महाद्वीप से क्या हो गया, ये अलग हो गया। ठीक, अलग हुआ कुछ, और अलग होते साथ इसकी आकृति कैसी बन गई, कुछ इस प्रकार से बन गई। समझ रहे हो, इसकी आकृति बोल रहा हूँ मैं, इसकी आकृति कैसी हो गई, कुछ इस प्रकार से हो गई। समझ आया। और इसी अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर में कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। मतलब यहाँ पर एक कौन सा महाद्वीप होगा, पहले से यहाँ पर होगा एशिया महाद्वीप होगा। ये कौन सा महाद्वीप है, ये है एशिया महाद्वीप, और ये कौन सा महाद्वीप है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप से ही एक स्थान, ये वाला एक एरिया जुड़ा हुआ था, जो कि क्या हो गया, अलग हो गया। और अलग होने के बाद मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ अफ्रीका एशिया महाद्वीप को, ये है मान लो ये एशिया महाद्वीप ऐसे। और ये वाला स्थान जैसे इससे अलग हुआ, अलग होने के बाद अब इस स्थान, जो ये वाला स्थान है, अब इसकी जो दिशा है, वो प्रवाह है, वो कहाँ पर हो गया, उत्तर की ओर। मतलब ये वाले स्थान से ये एरिया टूटकर अब कहाँ जाने लगा, उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा। समझ रहे हो, तो एक भूखंड जो है वो टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा, विस्थापित होने लगा। इसीलिए याद रखिएगा, इसको उप या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी इसको कहा जाता है। कैसे बताएंगे, अभी विस्थापन हो रहा है, अर्थात अपने जगह से टूटकर ये वाला एरिया ऊपर की ओर जा रहा है, और जाते 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 क्या हो गया, जाकर एशिया महाद्वीप से कुछ इस प्रकार जाकर जुड़ गया, कुछ ऐसे एशिया महाद्वीप से जाकर जुड़ गया। समझ रहे हो, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऊपर में क्या है, ये वाला है एशिया महाद्वीप, और नीचे में क्या है, ये जो एरिया टूटा, और टूटने के बाद उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, और उत्तर की ओर जैसे जैसे प्रवाहित हो रहा है, ये उत्तर की ओर जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, आप इसको ये एक प्रकार से महाद्वीप अभी बताएंगे क्यों बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसी को कहा जाता है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इसी को आप क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अभी समझते हैं ऐसा क्यों है। ठीक है, ये वाला एरिया टूटकर कहाँ पर चला गया, एशिया महाद्वीप से जाकर कुछ इस प्रकार से ऐसे जाकर लग गया, कुछ ऐसे जाकर इससे एशिया महाद्वीप से लग गया। मैं बहुत बड़ा बनाया हूँ इसको समझाने के लिए, समझ रहे हो। तो जो स्थान जाकर उससे लगा, तो आज आप देखते हैं भारत में, ये जो आप भारत का मैप देखते हैं, ठीक, जैसे भी बने आप इसको समझ लीजिएगा। जो जैसा कि अभी आप मैप देख रहे हैं भारत का कुछ इस प्रकार, तो भारत के पड़ोसी याद रखिएगा, तो भारत पहले अपने एशिया महाद्वीप से नहीं लगा था। तो जो ये वाला एरिया टूट कर जाकर एशिया से जाकर मिला है, वो एक्चुअल में वर्तमान का भारत है। तो भारत पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, जो कि अलग हुआ और जाकर एशिया महाद्वीप से जाकर मिला। तो अभी वर्तमान में तो भारत है, लेकिन उस समय जब मिला होगा तो भारत के हिस्से तो कई युग पहले भारत के हिस्से में तो पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी, सॉरी मालदीव वाला एरिया भी था, श्रीलंका भी था, बांग्लादेश भी था, कई सारे देश। खैर श्रीलंका अब पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अभी हमसे अलग हुए हैं, लेकिन उससे पहले श्रीलंका और मालदीव भी हमारे भारत के अंदर में ही आता था। ठीक है, तो इसीलिए जब ये हिस्सा अलग हुआ तो इस हिस्से में वर्तमान का भारत नहीं आ रहा है, वर्तमान के भारत के अलावा भी कई सारे क्षेत्र जो है वो जाकर इससे जुड़ गए। समझ रहे हो। तो ये वाले क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन से देश आते हैं, ये वाला क्षेत्र है। तो देखिए भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान है। ठीक, ये वाला क्षेत्र में पाकिस्तान है। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये है नेपाल, ये वाला देख रहे हैं तो है भूटान। ठीक, ये वाला क्या है, ये है बांग्लादेश है, यहाँ पर बांग्लादेश। ये वाला स्थान देखेंगे तो है श्रीलंका। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5वें श्रीलंका। छठवां आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला, ये क्या है, मालदीव है। और सातवां तो खुद आपको क्या मिलेगा, भारत मिलेगा। तो जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये वर्तमान के ये 7 देश जो है ये पहले इसके हिस्से थे, और ये जाकर किससे जुड़ गए, एशिया महाद्वीप से जाकर जुड़ गए। और जुड़ते साथ याद रखिएगा वर्तमान के कितने देश बना लिए, 7 देश बना लिए। और इन 7 देशों में सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोला गया, इस क्षेत्र को कहा गया
भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया, भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया। भारत के नाम से बना है ये भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान के कितने देश शामिल है बोला जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान के याद रखिएगा कितने देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 4 हो गए। भारत, श्रीलंका, ये क्या है, श्रीलंका है, और मालदीव इम्पॉर्टेंट है। अफगानिस्तान और म्यांमार वाला क्षेत्र, चीन वाला क्षेत्र, ये पहले से ही एशिया महाद्वीप के हिस्से थे। ये अफ्रीका से टूट कर नहीं बने हैं। अफगानिस्तान, हमारा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ये 7 देश ही बस जो थे वो वो अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से थे, और ये अलग होकर जाकर किससे मिल गए, एशिया महाद्वीप से जाकर मिल गए। क्लियर है? तो इसको इसीलिए सबसे बड़ा देश कौन है इसमें, भारत, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। लेकिन अब यहाँ पर समस्या है, उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई। महाद्वीप, देखिए द्वीप का अर्थ होता है, मैं बता चुका हूँ पहले भी, द्वीप का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से समुद्रों से जल से घिरा हो, क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। महाद्वीप मतलब होता है कि बहुत बड़ा एरिया अगर समुद्रों से घिरा हो, क्या कहलाएगा, महाद्वीप कहलाएगा। जैसे आप देखते हैं, महाद्वीप कहने का मतलब वही होता है कि जिसमें अनेक प्रकार की जैव विविधता, अनेक प्रकार के लोग, वनस्पति सभी बहुत बड़ी मात्रा में है, वो क्या कहलाएगा, महाद्वीप कहलाएगा। अब यहाँ पर समस्या उपमहाद्वीप क्या है। तो देखिए, जब ये स्थान इस वाले एरिया पर था तो चारों तरफ इसके, देखिए ये अलग हुआ है, तो जैसे अलग होगा तो चारों तरफ इसको तो समुद्र मिलेंगे ना, अच्छा समुद्र, ये वाला स्थान। तो पहले क्या था, ये पहले था एक महाद्वीप था, ये पहले क्या था, महाद्वीप, महाद्वीप रहा होगा। लेकिन जैसे ये जाकर इससे लगा तो लगने के बाद इसका ये वाला हिस्सा, क्या आज ये वाला हिस्सा समुद्र से लगा हुआ है क्या, नहीं। तो अब ये क्या भारत अब क्या महाद्वीप रहा क्या, नहीं। अब भारत को आप महाद्वीप की संज्ञा तो देंगे नहीं, लेकिन ये कई करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व तो महाद्वीप था ना, इसीलिए इसको आप ना तो महाद्वीप बोले, ना तो ऐसा भी नहीं बोले कि इसको महाद्वीप भी नहीं बोलेंगे, और ये भी नहीं हुआ कि हम इसको महाद्वीप बोलेंगे। तो एक नया टर्म से ला लिया गया, उसको क्या बोल दिया गया, उपमहाद्वीप। तो भारत, याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा 7 देश जो है वो पहले अफ्रीका के हिस्से में आते थे, और अर्थात गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत किस लैंड का हिस्सा था, तो भारत जम्बू द्वीप या फिर गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो टूटकर जाकर कहाँ हो गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से विस्थापित होते होते एशिया महाद्वीप से जाकर लग गया। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंट अब आपको क्या याद रखना है, प्री ओरिएंटेड आपको क्या याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान में 7 देश शामिल है, जिसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। याद रखिए, भारत के बाद देखेंगे दूसरा देश है नेपाल, पाकिस्तान, उसके बाद तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, 5वां है बांग्लादेश, 6वां है, याद रखिएगा, श्रीलंका, और 7वां है मालदीव। इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए, म्यांमार ये वाले क्षेत्र में म्यांमार है, और ये वाला क्षेत्र में चाइना है। इधर देखेंगे तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब के सब पहले से ही एशिया महाद्वीप से लगे हुए हैं, इसलिए ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से नहीं हैं। समझ रहे हो? ठीक। तो ये तो रहा पहला भारतीय उपमहाद्वीप, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, कैसा है, ठीक है। तो ये तो रहा पहला भारतीय उपमहाद्वीप वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप इसी भारतीय उपमहाद्वीप में ही देखिए, अगर आप इसमें 7 देश आ रहे हैं, भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सभी के सभी आ रही हैं इसमें, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें अगर आप लिखेंगे तो क्या क्या जाएगा, पहला है भारत के अलावा पाकिस्तान, तीसरा क्या है, बांग्लादेश, चौथा आप देखेंगे तब है नेपाल, पांचवा कौन सा जाएगा, भूटान, छठवां क्या है, छठवां आप देखेंगे तो है श्रीलंका, और 7वां है मालदीव, ठीक है, जो लक्षद्वीप से नीचे है मालदीव, वो वाला है। तो ये 7 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। लेकिन याद रखिए, अगर आप इसमें ऐड कर दिए, एक नया देश ऐड कर दिए, और उस देश का नाम है, एक नया देश ऐड कर दिए अफगानिस्तान, ठीक है, एक नया देश अगर आप ऐड कर देते हैं, और ये देश कौन से नंबर का होगा, 8वां। 7 तो हो गए, ये 7 के साथ आएंगे भारतीय उपमहाद्वीप में।
लेकिन अगर आप इसमें 8वां देश अफ़गानिस्तान शामिल कर दे तो 8 देश को मिलाकर एक नया एक संगठन बनता है और उस संगठन का नाम है, याद रखिएगा, दक्षेस। उस संगठन का नाम क्या है, जिसे आप बोलते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउथ एशिया रीजनल एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अर्थात नाम से ही समझ आ रहा है ये साउथ एशिया में जितने भी देश है उसके लिए क्या करता है, ये तरक्की का या उसके लिए याद रखें कुछ विकास करने का काम कौन सा करती है, ये संगठन करती है दक्षेस। तो दक्षेस में कितने देश शामिल है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले 7, उसके अलावा अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 8 देशों को ही मिलाकर क्या कहा जाता है, दक्षेस कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी, दक्षेस की स्थापना हुई थी या सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई, 1985 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर अगर आप देखेंगे मुख्यालय, तो ये मिलेगा आपको काठमांडू, नेपाल। ये कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, तो इसका मुख्य काम क्या है, अगर पूछ दिया जाए सार्क का, तो इसका मुख्य काम है दक्षिण एशिया में आने वाले जो 8 देश है उसके विकास के लिए काम करना ही क्या कहला, किसका उद्देश्य है, दक्षेस या सार्क का उस संगठन का उद्देश्य है। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको भारतीय उपमहाद्वीप किसे बोलते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आप अफगानिस्तान को शामिल कर देते हैं तो वही संगठन, वो सभी 8 देश मिलकर क्या कौन सा संगठन बनाते हैं, सार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में और जिसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, याद रखना आपको, नेपाल। नेपाल के कहाँ पर, काठमांडू शहर में। ठीक है, अगला देखते हैं भारतीय प्रायद्वीप। तीसरा क्या है, अगला देखते हैं भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिसुला। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप समझने से पहले आपको द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर, द्वीप में और प्रायद्वीप में अंतर क्या है ये समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कोई भी एक भूखंड ले लेते हैं, जैसे मान लो ये है, ये एक भूखंड की बात कर रहा हूँ, मतलब ये एक स्थान है। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा एक बोल सकते हैं भूस्थल है जो चारों ओर से, अगर मान लीजिए समुद्र से ये घिरा हुआ है, जो क्या है, चारों ओर से जल से, समुद्र से अगर ये घिरा हुआ है, तो ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से समुद्रों से घिरा हो वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्वीप। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। मतलब इसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट इसको आप क्या बोलेंगे, एक प्रकार से लैंड बोलेंगे। ठीक है, द्वीप होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्षेत्र, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ ऐसा क्षेत्र है ये, ठीक, लेकिन ये 3 ओर से ही समुद्र से घिरा हुआ है। अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो केवल 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और ये क्या है, भूखंड है ये भी, तो ऐसा भूखंड जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है वो कहलाता है प्रायद्वीप, पेनिसुला। वो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। समझ रहे हो। तो जब भारत जो है, याद रखिए, भारत का जो ये वाला हिस्सा वर्तमान में अगर आप देखते हैं कुछ ऐसे है भारत, अगर आप देख रहे हैं वर्तमान में भारत का मैप जैसे भी बने, ये मान लीजिए भारत है, तो भारत के दक्षिण में यहाँ पर स्थित है हिंद महासागर। यहाँ पर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम भारत किसी देश के नाम पर पड़ा है वह हिंद महासागर। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर आपको मिलेगा अरब सागर, यहाँ पर क्या है, अरब सागर। ठीक है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन अगर आपसे आया, देखिए मैं आपको बताया हूँ, एकदम डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। ये वाला क्या था, ये आपका था, देखे थे, ये अंडमान निकोबार था। अंडमान निकोबार में सबसे नीचे ग्रेट निकोबार आता है, जिसमें कौन सा अक्षांशी रेखा उससे गुजरती है, 6 डिग्री 45 मिनट। और यहाँ पर क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट है। ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 23.5 डिग्री, जिसको आप बोलते हैं कर्क रेखा। समझ रहे हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा 23.5 से नीचे 23 मिलेगा, और उसके भी नीचे आएंगे तब आपको यहाँ पर एक नया लाइन मिलेगा, और ये मान लीजिए ये है 22 डिग्री, ये है 22 डिग्री अक्षांश, या कौन सा है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ही
आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये क्या है, मान लो ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नीचे वाला हिस्सा ही पूरा का पूरा समुद्र से लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 22 डिग्री के नीचे वाला हिस्सा ही समुद्र से लगा हुआ है, इसलिए भारत के 22 डिग्री के नीचे वाले क्षेत्र को आप इसको क्या बोलेंगे, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और राइट में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और अभी मैं क्या बताया कि ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। तो देखिए भारत के 3 ओर से घिरा, ऊपर में कहाँ है, ऊपर में तो भूखंड है, नीचे आपको नीचे में हिंद महासागर मिलेगा, लेफ्ट में अरब सागर, राइट में बंगाल की खाड़ी है। तो भारत भी 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए भारत एक, याद रखिएगा, एक महाद्वीप ना होकर, एक द्वीप ना होकर भारत एक कैसा देश है, प्रायद्वीपीय देश है। समझ रहे हो जी? क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से समुद्र की सतह या समुद्री सतह शुरू हो जाती है, या प्रायद्वीप किसको बोलेंगे कौन से उत्तरी अक्षांश के नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। तो याद रखिएगा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचे शुरू होता है आपका समुद्र, इसलिए ये वाले क्षेत्र को आप क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। समझ आ रहा है? अगर आप बात करते हैं, देखिए मैं आपको बताया था कि कर्क रेखा पढ़ाने के समय बताया था सबसे कम होकर गुजरती है कौन सा आपके भारत में। जब आप भारत का मैप कुछ इस प्रकार बनाएंगे, जैसे आप देखते हैं ये क्या है, वो केरल है, ये है तमिलनाडु, ये क्या है, तमिलनाडु है, और ये वाला क्षेत्र क्या है आपका, गुजरात, ये गुजरात हुआ। यहाँ पर बनाएंगे तो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये है झारखंड, ये झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़। ये वाला आप देखेंगे तो ये मिलेगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये है गोवा। दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, कर्नाटका बनता है, और ये क्या बनेगा, केरल। यहाँ पर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, और ये वाला क्या कहलाएगा, ये है एमपी, ये एमपी है, और ये वाला यूपी है, और यहाँ पर से है राजस्थान। यही है, यही पढ़े थे पूरा। और ये क्या है, वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है। मैं आपको क्या बताया था कि यहाँ से होकर एक, ये वाला, ये यहाँ से होकर एक लाइन जाती है और इसका नाम क्या है, कर्क रेखा, और इसको आप क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, क्या कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र समुद्र को टच कर रहा है क्या? नहीं। कर्क रेखा से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा 23, और उसके भी नीचे आएंगे तब आपको यहाँ पर से कहीं हो सकता है मिले 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या होगा, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ही भारत में समुद्री सतह शुरू हो जाएगा, अर्थात यहीं से ही हमारे पूरे के पूरे भारत के तट पर इस वाले क्षेत्र में समुद्र शुरू हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली, देखिए मैं त्रिपुरा और मिजोरम की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है। तो कर्क रेखा से जहाँ से होकर गुजर रही है उसमें याद रखिए राजस्थान भी शामिल है। लेकिन क्या प्रायद्वीप के अंतर्गत राजस्थान आएगा क्या, बताइए? प्रायद्वीप के अंतर्गत अर्थात 22 डिग्री के नीचे आने वाले कौन कौन से राज्य हैं हमारे भारत में? तो 22 डिग्री के नीचे आने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए ऐसा राज्य जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे आता है, वो कौन कौन से राज्य हैं बताइए? ये हो जाएंगे, देखते जाइए 22 डिग्री के नीचे कौन कौन सा आ जा रहा है। सबसे पहले आ जा रहा है राजस्थान, क्या है, राजस्थान है। उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइन से देखते जाइए एमपी, एमपी के बाद देखते जाइए सीजी, और सीजी के बाद है झारखंड, झारखंड है। उसके बाद क्या है, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद ये तो आप देख ही रहे हैं उड़ीसा आ जाएगा। उसके बाद तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक है, और क्या क्या छूट गया आपका, गोवा है और तमिलनाडु। ये सभी के सभी याद रखिएगा, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, प्रायद्वीप। तो भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले कितने कितने राज्य है, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में तो आपको ये वाला राज्य लगाना है, ऐसा राज्य जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे आता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आपको क्या होगा, राजस्थान में, ठीक, राजस्थान ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और ये है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश
जिस यहाँ से प्रायद्वीप शुरू होगा। और याद रखिएगा राजस्थान यहाँ से आकर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, इसीलिए 22 डिग्री से नीचे राजस्थान नहीं है। इसलिए राजस्थान एक ऐसा राज्य जो याद रखिए प्रायद्वीप के अंतर्गत नहीं आता, भले वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए याद रखिए, ये एक चीज़ आपको याद रखना है। और सेकंड आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उसके अलावा ये तो हो गया पहली बात कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाएगा, याद रखिए। या 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे का हिस्सा ही किससे लगा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा का पूरा समझ आ रहा होगा। भारतीय प्रायद्वीप, तो भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है, अगर क्वेश्चन आए तो क्या लिखेंगे, भारत। पहली बात तो यह है प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, याद रखिए ऐसा क्षेत्र या भूखंड जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। तो चूँकि भारत 3 ओर से, या भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर होने के कारण भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा दी गई है, भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्लियर है। और इस प्रायद्वीप में कितने राज्य शामिल है देख लिए हैं, राजस्थान को शामिल नहीं किया गया। और स्वाभाविक सी बात है ऊपर वाले राज्य तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि सभी के सभी 22 डिग्री के ऊपर का हिस्सा है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। ये चीज़ हुआ आपका भारतीय उपमहाद्वीप, ये हुआ, और भारतीय प्रायद्वीप, ये आपको क्लियर होना चाहिए पूरे अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं हम भारत के तटीय राज्य। अगला टॉपिक है भारत के तटीय राज्य कौन कौन से, उसको हम देखते हैं डिटेल में। अगला देखते हैं भारत के तटीय राज्य। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 22 डिग्री के नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, पूरा मतलब 22 डिग्री के नीचे वाला क्षेत्र समुद्र से शुरू हो जाता है, समुद्र को लगना शुरू हो जाता है। तो तट किसको बोलेंगे आप, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर, जैसे आप बोलते हैं नदी के तट बोलते हैं, मतलब वहाँ पर जल है, और जलीय क्षेत्र के अंतिम छोर को आप क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं ना। तट हमेशा याद रखिएगा समुद्र के या नदी वाले क्षेत्र को ही तट बोलेंगे। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भारत के तटीय राज्य कहाँ से आएंगे, तो 22 डिग्री के नीचे ही से तो आएंगे, क्योंकि यहीं से समुद्र शुरू हो जा रहा है, समझ रहे हो। तो हर तट का अपना अपना एक नाम है। जैसे आप किसी भी नदी वाले क्षेत्र में जाते हैं तो एक तट रहता है, तो उसको आप कोई ना कोई नाम दे देते हैं। एक बीच बोल सकते हैं, उसको आप कोई ना कोई नाम दे देते हैं। वैसे ही ये वाले हर राज्य के अपने अपने, याद रखिए ये वाला हिस्सा क्या है, तट है पूरा। तो हर राज्य अपने तटीय क्षेत्र को कुछ ना कुछ नाम दे देगा, समझ आ रहा है। तो याद रखिए गुजरात में जो स्थित यहाँ पर जो तट है, यहाँ से लेकर, तट मतलब जहाँ से समुद्र की सीमाएं शुरू हो जाती है, वो क्या कहलाएगा, ये वाला, ये तट कहलाता है। तो गुजरात के तट का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात के तट का नाम है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, काठियावाड़। काठियावाड़ तट, ठीक है। काठिया याद रखना है। देखो जेठालाल वाला नाम, जेठालाल सुने होंगे, वो गुजरात से थे, उसको गाठिया बहुत पसंद है, जलेबी फाफड़ा गाठिया है। तो याद रखिए गुजरात से क्या है आपको याद रखना है, काठियावाड़। तो गुजरात के तट का नाम क्या है, काठियावाड़। तो और महाराष्ट्र सेकंड आता है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और गोवा दोनों का याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गोवा दोनों के तट का सेम नाम है, और इसका नाम आपको मिलेगा कोंकण तट। नाम का नाम क्या है, कोंकण तट या कोंकण तट, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा दोनों का सेम है, याद रखना है। तीसरा आपको देखना है, तीसरा आप देखते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक के तट का नाम अगर आपको पूछ दिया जाए, तो कर्नाटक के तट का नाम है काकीनाडा, ठीक है। नाम क्या है, देखो काकी जो है वो नाटक करती है, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो कर्नाटक के तट का नाम क्या है, काकीनाडा। अगला आप देखेंगे केरल। तो केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है केरल। और जो लोग साक्षर होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास माल भी अधिक होता है, पैसा भी अधिक होता है। इसीलिए केरल के जो तट का नाम है वो है मालाबार तट। नाम क्या है इसका, मालाबार तट है, समझ रहे हो। और अगला देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पर यहाँ पर याद रखिए, तमिलनाडु जो है वो भारत का सबसे अंतिम राज्य है, या सबसे कोर वाला राज्य है बोल सकते हैं। सबसे कोर वाला राज्य है तमिलनाडु, इसलिए तमिलनाडु के तट का नाम क्या है, ऐसा नहीं है कि इसलिए है, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो तमिलनाडु के तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोर आ रहा है, देखिए कोर आया, तो कोर से याद रखना है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। अब देखते हैं हम आंध्र प्रदेश वाला।
तो आंध्र प्रदेश के कुछ यहाँ से यहाँ तक का है, बहुत बड़ा बन गया है लेकिन समझ जाइए। आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या होगा? देखिए आंध्र प्रदेश आया है, प्रदेश मतलब एक प्रकार से राज्य, और जहाँ पर प्रदेश होगा, जहाँ पर राज्य होगा, वहाँ पर सरकारें भी तो होंगी, ठीक है। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश के तट का नाम है उत्तरी सरकार। इसके तट का नाम क्या है? उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, ठीक है। अगला आप देखते हैं, ये वाला राज्य है, ये है ओडिशा, ये उड़ीसा है। तो यहाँ पर ओडिशा के तट का नाम है ये वाला, इसका नाम है उत्कल तट। इसका नाम क्या है? उत्कल। इसका नाम क्या है? उत्कल तट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसे याद रखते हैं? कल उड़ा, ऐसे कुछ भी याद रख देंगे। उड़ीसा मतलब कल से क्या करना है, कल हमको क्या करना है, उड़ना है, ऐसा कुछ भी याद रख लो। तो याद रखना है, ये सब आसान है। जैसे तमिलनाडु सबसे कोर में है तो कोरोमंडल। प्रदेश आया आंध्र प्रदेश, प्रदेश में क्या होती है? सरकार, तो उत्तरी सरकार। केरल सबसे साक्षर राज्य है तो पैसे वहाँ वाले होंगे सब वहाँ पर, तो मालाबार तट। काकी जो है नाटक करती है तो कर्नाटक, नाटक से आ रहा है काकी, तो याद रखना है काकीनाडा। महाराष्ट्र और गोवा बस आपको याद रखना है कोंकण तट। जेठालाल को गाठिया बहुत पसंद है, जलेबी फाफड़ा गाठिया, तो याद रखिएगा काठियावाड़, क्योंकि जेठालाल जो है गुजरात से है, ठीक। और अगला देखते हैं वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में देखिए 22 डिग्री के नीचे वाला आ रहा है ना, मतलब ये वाला हिस्सा भी तो यहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल का ये वाला हिस्सा तो समुद्र से लगा होगा ना, बंगाल की खाड़ी से। तो ये वाले हिस्से का नाम है जो वेस्ट बंगाल के तट का नाम है दीघा बॉर्डर, जो आप बार बार सुनते होंगे, दीघा या वैगा भी बोलते हैं उसको, दीघा तट या दीघा बॉर्डर। समझ रहे हो? तो ये है भारत के तटीय राज्य। तो भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं अगर क्वेश्चन आ जाए तो? भारत में या भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय राज्य मतलब ऐसे जो समुद्र से लगे हुए हैं, ऐसे राज्य जो समुद्र से लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे राज्य जो समुद्रों को स्पर्श करते हैं, समुद्रों से लगे हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? तटीय राज्य कहलाएंगे। तो कितने हैं बताइए, संख्या में कितने हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक 4 हुए, केरल, तमिलनाडु 6, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 8, और एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने हैं? याद रखिएगा 9 है, जिसमें भी 2 भागों में इसको बांट दिया गया है। तटीय राज्यों को 2 अलग अलग भागों में, पहला है पश्चिमी तटीय और दूसरा क्या हो जाएगा? पूर्वी तटीय। क्या क्या नाम हो जाएगा इसका? पश्चिमी तटीय राज्य, और ये क्या हो जाएगा? पूर्वी तटीय राज्य, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, एक पश्चिम में है, एक पूर्व में है। तो पश्चिमी तटीय राज्य में कितने राज्य आ जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। याद रखिए तमिलनाडु का कुछ हिस्सा ही पश्चिमी तट में आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा मैक्सिमम हिस्सा तो आपका पूर्वी तट में आ रहा है। इसलिए याद रखिएगा पश्चिमी तट में आने वाले कितने राज्य है अगर आ जाए भारत में, तो कितने हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है 3, कर्नाटक और केरल हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, याद रखिएगा। और बचा कितना? 4 जो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये किस में आ जाएंगे? याद रखिएगा ये आ जाएंगे आपके पूर्वी तटीय राज्य में। तो 5 + 4 कितने हो गए? 9 हो गए। समझ रहे हो? तो गुजरात का काठियावाड़ है, महाराष्ट्र और गोवा का कोंकण तट है, कर्नाटक का काकीनाडा है, केरल का मालाबार, तमिलनाडु का है कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश का है उत्तरी सरकार, उत्कल है आपका उड़ीसा का, और दीघा या वैगा बॉर्डर आपका किसका है? वेस्ट बंगाल का है, ठीक, जो कि 22 डिग्री के नीचे ही सभी स्थित है। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, या सर्वाधिक समुद्र से को स्पर्श करने वाले, समुद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है सर्वाधिक लंबाई में, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा जो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है वो है गुजरात, क्योंकि गुजरात जो है पूरा कुछ इस प्रकार से गोल घूम कर कुछ इस प्रकार जिगजैग आई हुई है। इसलिए सर्वाधिक अगर आप बोल दिया जाए सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले नाम आ जाएगा गुजरात का, ठीक है। पहले नंबर पर कौन सा हो जाएगा? ये है गुजरात। सेकंड नंबर पर आप देखिए, सेकंड नंबर पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश।
तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि यहाँ से पूरा यहाँ तक है। चौथे नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र, ये बना छोटा है लेकिन समझ जाइएगा। चौथे नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। पाँचवा है, याद रखिएगा, पाँचवा केरल है। छठवा आप देखेंगे तो हो जाएगा उड़ीसा है, छठवा सर्वाधिक लंबाई। सातवां है कर्नाटक का है। आठवां है आपको मिलेगा, आठवां मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल। और नौवां जो सबसे कम तटीय सीमा या समुद्र के तट को स्पर्श करता है वो कौन सा है? गोवा है। ठीक है, तो सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। सेकंड नंबर पर कौन हो जाएगा? सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? चौथे नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र। पाँचवें नंबर पर देखा जाए तो हो जाएगा केरल। पाँचवें नंबर पर क्या है? केरल है। छठवें नंबर पर आप देखेंगे तो हो जाएगा ओडिशा। सातवें पर अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिए कर्नाटक जो है और कम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और सबसे कम जो है वो याद रखना है गोवा। तो पूरा का पूरा नाम याद नहीं रखना है, तो आपको ये दोनों तो ज़रूर से याद रखना पड़ेगा। सबसे अधिक समुद्री सीमा को स्पर्श करने वाला, सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे कम कौन सा है? गोवा। तो दोनों के दोनों जी और जी है, याद रखिए। सर्वाधिक में गुजरात और सबसे कम में हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो ये तो रहे भारत के सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है, भारत का कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो लैंड लॉक्ड है या इसको आप क्या बोलते हैं? स्थलारुद्ध है। स्थलारुद्ध प्रदेश या राज्यों की संख्या आपके भारत में कितनी है? जैसा आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं कि आपके यहाँ स्थलारुद्ध या लैंड लॉक्ड जिलों की संख्या कितनी है, आप पढ़ते हैं बार बार। वैसे ही देखिए मैं बता चुका हूँ छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड है। आप कमेंट करके बताइएगा कितने ज़िले हैं वैसे। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि भारत में कितने जिले भारत में कितने राज्य, भारत में कितने राज्य लैंड लॉक्ड या इसी को आप बोलते हैं स्थलारुद्ध, स्थलारुद्ध राज्य है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में कितने राज्य जो है वो लैंड लॉक्ड है। अब लैंड लॉक्ड का मतलब होता क्या है समझिए। इसका अर्थ होता है कि ऐसे राज्य जो समुद्री सीमा को, ठीक है, स्पर्श नहीं करते या समुद्र के साथ तट नहीं बनाते, या अगर आपको ऐसे लिखना है तो या समुद्र के साथ तट नहीं बनाते, वैसे राज्यों को आप क्या बोलेंगे? लैंड लॉक्ड या स्थलारुद्ध राज्य बोलेंगे। तो बताइए 22 डिग्री के नीचे आने वाले सभी राज्यों में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को स्पर्श नहीं कर रहे हैं? तो देखते जाइए, बताते जाइए कौन कौन सा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में आप क्या लिखेंगे बताइए। छत्तीसगढ़ क्या 22 डिग्री के नीचे आ रहा है? मतलब छत्तीसगढ़ भी एक प्रायद्वीप का हिस्सा है ना? समझ रहे हो? प्रायद्वीप के हिस्से के अंतर्गत आने वाले भी सभी राज्यों को मैं लिख दिया था, राजस्थान को छोड़कर। उसके ऊपर का हिस्सा तो आएगा ही नहीं। लेकिन क्या 22 डिग्री के नीचे वाला ये सभी के सभी राज्य, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, 22 डिग्री के नीचे आने वाले सभी राज्य क्या समुद्र के सीमा को स्पर्श करते हैं? क्या समुद्र को नहीं कर रहे हैं? कुछ राज्य तो ऐसे हैं ना जो बीच में स्थित है। तो कौन कौन सा हो जाएगा बताइए। पहला एमपी, पहला क्या है? मध्य प्रदेश। दूसरा आपको मिलेगा ये वाला स्थान है, दूसरा है छत्तीसगढ़। दूसरा क्या है? छत्तीसगढ़ है। तीसरा देखेंगे तो मिल जाएगा आपको तेलंगाना। ये भी भारत की ये भी समुद्र के साथ सीमा को साझा नहीं करते, समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते। चौथा अगर आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? चौथा है झारखंड। देखिए 22 डिग्री के नीचे वाले हिस्से में आया झारखंड, तो चौथा हो जाएगा, याद रखिएगा, झारखंड। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो, याद रखिए, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो स्थलारुद्ध राज्य है, लैंड लॉक्ड है, जो समुद्री सीमा को, या बोल सकते हैं जो तटीय सीमा नहीं बनाते समुद्र के साथ। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हो?
तो इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, IMP करके लिख लीजिए। यहाँ पर फंसते हैं राजस्थान, राजस्थान स्थलारुद्ध राज्यों में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है समझ आ रहा है? क्योंकि 22 डिग्री के नीचे ही है, मतलब 22 डिग्री में आ ही नहीं रहा है। तो इसको आप तो प्रायद्वीप ही नहीं मार रहे हो जब राजस्थान को, तो इसको आप बोल ही नहीं सकते कि लैंड लॉक्ड होगा। तो केवल और केवल 22 डिग्री के नीचे आने वाले ही राज्य क्या होंगे, पूरे के पूरे समुद्र को टच कर रहे हैं, और उसी के अंतर्गत आने वाले राज्य ही क्या होंगे, आपके जितने भी स्थलारुद्ध या फिर लैंड लॉक्ड होंगे। तो कितने राज्य हैं ऐसे? MP हो गए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। केवल भारत के 4 ही राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड या फिर स्थलारुद्ध राज्य है। ठीक है, इतना उम्मीद कर रहे हैं, इतना आपको समझ आया होगा। तो ये तो रहा कि लैंड लॉक्ड कितने, आपके भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत की जो सीमा है उसकी लंबाई, आप बोल सकते हैं भारत की जो तटीय सीमा या समुद्री सीमा की लंबाई कुल कितनी है। अगर आपसे क्वेश्चन यही आ जाए कि समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो देखिए यहाँ पर स्थित है, ये वाला स्थान है अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार है आपका। यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है, ये वाला है लक्षद्वीप। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई, भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तब आप इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक शब्द का यूज़ किया गया है जिसका नाम है कुल, एक शब्द का यूज़ किया गया है, उस शब्द का नाम क्या है, कुल तटीय सीमा। तो कुल का अर्थ होता है कि आपको भू आवेश पूरा का पूरा मुख्य भूमि भी लेना है और द्वीप भी लेना है। जैसे देखिए वर्तमान में आपका ये भारत है और यहाँ पर पूरा का पूरा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। यहाँ पर भारत के 2 स्थान हो गए। कैसे 2 स्थान? एक तो हो गया मुख्य भूमि पर, एक तो हो गया मुख्य भूमि, आप केवल इस वाले हिस्से को काउंट करेंगे। और अगर मैं बात कर रहा हूँ कुल की, तो मुख्य भूमि के साथ साथ आपको द्वीप को भी क्या कर देना है, काउंट कर देना है। समझ रहे हो? तो यहाँ से लेकर पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक को लेकर अगर आप यहाँ तक की लंबाई को मेज़र करते हैं, यहाँ तक 22 डिग्री के नीचे अगर पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट अगर आप लंबाई मापते हैं, तो यहाँ तक मुख्य भूमि की लंबाई आ जाती है 6100 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कुल मुख्य भूमि पर तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि पर कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। और क्वेश्चन आ जाए कि भारत में द्वीपों की कुल, ये किसकी बात करो, द्वीप की बात करो, द्वीप में अंडमान निकोबार आ जाएगा, पूरा लक्षद्वीप आ जाएगा। तो भारत में जितने भी द्वीप है, तो अगर द्वीप की भी, तो देखिए जैसे ये वाला द्वीप है कुछ ना कुछ लेंथ कवर कर रहा होगा, ये भी लेंथ कवर कर रहा होगा, ये भी कुछ ना कुछ इसकी लंबाई होगी। तो भारत की केवल अगर आपसे एक पूछ लिया जाए कि भारत के कुल द्वीपों की, ये भी तो समुद्र से ही लगे हुए हैं ना, ये भी क्या है, यहाँ तरफ पूरे के पूरे समुद्र है। भारत के कुल द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई अगर कितनी है, तो सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14-16.6 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 14-16.6 किलोमीटर। तो अगर मैं बात करता हूँ भारत के कुल तटीय सीमा की, अब मैं कुल की बात कर रहा हूँ, अब ना तो मैं केवल द्वीप बोला हूँ और ना तो मैं मुख्य भूमि बोला हूँ। तो अगर मैं कुल बोला हूँ मतलब मुख्य भूमि को भी ऐड करना पड़ेगा और कुल द्वीप को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसको किसको ऐड करेंगे, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई प्लस द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि तथा द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई दोनों को ऐड करना पड़ेगा जब मैं कुल बोल रहा हूँ। तो मुख्य भूमि की कितनी है, 6100 किलोमीटर है, प्लस द्वीपों की कितनी है, 14-16.6 किलोमीटर है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 75-16.6 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 75-16.6 किलोमीटर। ये तो रहा कुल दे दिया जाए। तो अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि भारत की मुख्य भूमि की
कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की कितनी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। भारत की कुल द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी 1416.6 किलोमीटर। और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल तटीय सीमा की लंबाई आ जाएगी 6100 प्लस 1416.6 किलोमीटर करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर आ जाएगा भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई।